चूहे और आग। होज्जा घर के काम संभालने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। जब भी वो मदद करने की कोशिश करता, कुछ ना कुछ बिगाड़ ही देता। हाय दैया, तुम रहने दो, सारा काम मैं खुद कर लूंगी, उसकी बीवी ने कहा। तुम वही काम संभालो जो घर के बाहर का हो। होज्जा के घर में बहुत सारे चूहे घुस गए थे। मुझ पर छोड़ दो, मैं संभाल लूंगी, बीवी ने कहा। फिर होज्जा बगीचे में जाकर आराम करते हुए अपनी दाढ़ी सहलाने लगा। कुछ समय बाद उसका पड़ोसी घबराते हुए उसके पास आया। होज्जा, दिखाई नहीं देता, तुम्हारे घर में आग लगी है। मेरे पास सिर्फ घर के बाहर की जिम्मेदारी है, चिंता मत करो, मेरी बीवी अंदर सब संभाल लेगी। कुछ समय बाद पड़ोसी मुंह लटकाते हुए वापस आया। तुम्हारे लिए बुरी खबर है होज्जा, तुम्हारा घर जलकर राख हो गया। अरे लेकिन तुमने अच्छी खबर तो सुनाई ही नहीं, होज्जा खुशी से बोला। देखो तो मेरी बीवी ने घर के अंदर का काम कितने अच्छे से संभाला है। अगर घर पूरा जलकर राख हो चुका है तो आग से भी छुटकारा मिला और चूहों से भी। दिमाग की शक्ति। नसरुद्दीन होज्जा का अपने दिमाग और अपनी समझदारी के लिए हर जगह नाम था। नसरुद्दीन बुद्धिमान है, उसके पास हर समस्या का समाधान है। लोग बोले, अरे हमारा होज्जा चमत्कारी है, वो किसी का भी मन चुटकियों में पढ़ सकता है। ओए, नसरुद्दीन होज्जा तो जादूगर है, वो चाहे तो गधे से बिल्ली और बिल्ली से इंसान बन सकता है। एक दिन वो सब उसे घेर कर खड़े हो गए। अरे होज्जा, क्या ये सच है कि तुम अपने दिमाग की शक्ति से कुछ भी कर सकते हो? पक्का यहाँ कुछ तो बात है, नसरुद्दीन ने सोचा। ओए, हमें भी अपनी शक्तियाँ दिखाओ होज्जा, सब लोगों ने होज्जा से कहा। अपने दिमाग की शक्ति से उस पर्वत को अपने पास बुलाओ। हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। चलो फिर। और इसी के साथ होज्जा उस बड़े पर्वत की तरफ चलने लगता है। लोग बड़बड़ाने लगते हैं, उसके दिमाग की शक्ति कहाँ है? ओए होज्जा, तुमने हमें धोखा दिया, तुम तो उस पर्वत को अपने पास बुला ही नहीं पाए। नसरुद्दीन हंसा। कहीं लिखा है कि अगर पर्वत तुम्हारे पास नहीं आए तो तुम पर्वत के पास चले जाओ। जब मैं चल रहा था तब मेरे दिमाग में यही बात घूम रही थी और फिर चमत्कार हुआ, पर्वत मेरे सामने आ गया। अभी तो मैं जवान हूँ। एक दिन होज्जा एक सफर पर जाने को तैयार था, लेकिन उसकी बीवी को उसकी चिंता होने लगी। अरे, अब तुम बूढ़े हो गए हो, तुम अकेले कैसे सफर पर जा सकते हो? भरोसा करो, मैं आज भी वो सब कर सकता हूँ जो जवानी में कर सकता था। रुको, मैं साबित करता हूँ। पहले परीक्षा उसके दिमाग के लिए। वो एक दुकान पर जाकर दुकानदार को कहता है,
तुम सारे सामान को गिनकर एक पर्ची में लिख दो, मैं तुरंत सबका हिसाब करके बताऊंगा। दुकानदार लिखना शुरू करता है। 2.5 किलो खजूर, 1.5 किलो रसभरी, 4 अंजीर, 6 संतरे, 4 केले, तरबूज, कॉफी, चाय, सौंफ, राई, मेथी, खरगोश का खाना, चूजे का खाना, मुर्गी का खाना, ऊंट का खाना। तो कितना हुआ? अरे मुझे क्या पता, होज्जा ने हंस के कहा। अब दूसरी परीक्षा थी उसकी फुर्ती की। उसने एक दर्जी को तेजी से सुई में धागा डालने की चुनौती दी। जहां दर्जी 70 धागे 70 सुइयों में पिरो चुका था, वहां तो होज्जा एक भी धागा नहीं पिरो सका। बहुत खूब, बूढ़ा होज्जा खुशी से बोला। अब तीसरी परीक्षा थी उसकी ताकत की। उसने पहलवान के बेटे को वजन उठाने की चुनौती दी। पहलवान ने 10 वजन उठाकर एक के ऊपर एक बड़ी आसानी से रख दिए। वहीं होज्जा एक भी नहीं हिला सका। फिर भी वो खुशी खुशी ही घर गया। मैंने कहा था ना, मैं आज भी वो सब कर सकता हूँ जो मैं जवानी में कर सकता था। मैं जवानी में भी हिसाब करने, सुई में धागा डालने और वजन उठाने में बिल्कुल ऐसा ही था। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, बस मेरे सफर के लिए मुझे अपना आशीर्वाद दे दो। क्या तुम समझे? एक दिन नसरुद्दीन होज्जा को दूर शहर पढ़ने के लिए बुलाया। बदले में उसने बढ़िया खाने की शर्त रखी। पहले दिन वो लोगों को पढ़ाने आया और कहा, क्या तुम्हें समझ आ रहा है मैं क्या कहने वाला हूँ? हम कैसे समझे होज्जा, तुमने तो कुछ नहीं कहा। अगर तुम समझ ही नहीं सकते तो मैं क्या ही समझाऊं। होज्जा ये कहकर चला जाता है और खाने का मजा लेने लगता है। वाह, क्या बुद्धि है, क्या ज्ञान है, लोगों ने कहा और अगले दिन वापस आ गए। क्या अब तुम्हें समझ आया कि मैं क्या कहने वाला हूँ? होज्जा ने पूछा। समझ आ गया, समझ आ गया, लोगों ने सिर हिलाते हुए कहा। अगर तुम्हें समझ आ गया तो फिर मैं क्या समझाऊं? नसरुद्दीन ने कहा और दूसरी बार भी वो बढ़िया खाने का मजा लेने लग गया। लोगों ने अगली बार होज्जा को तगड़ा जवाब देने का सोचा। क्या अब तुम्हें समझ आया कि मैं क्या कहने वाला हूँ? होज्जा ने तीसरी बार पूछा। हमें समझ आ गया, हाँ हमें आ गया समझ, आधे लोगों ने कहा। और आधे लोगों ने कहा, अरे नहीं, हमें कुछ समझ नहीं आया, कुछ भी नहीं। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। जो समझ गए वो उन्हें समझा दो जो नहीं समझे हैं, होज्जा ने कहा और उसी के साथ जल्दी से खाना खाता है और अपने गधे पर बैठकर निकल जाता है। पुराने समय की खुदाई। एक बार नसरुद्दीन होज्जा ने सोचा कि उसे किसी पुराने समय के खजाने की खोज करनी चाहिए। उसने अपने बगीचे में खुदाई शुरू कर दी। यह तुम क्या कर रहे हो होज्जा? उसके पड़ोसी ने पूछा। मैं बीता हुआ कल ढूंढ रहा हूँ। बीता हुआ कल? पर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो होज्जा? तुम्हें अपने भविष्य की चिंता होनी चाहिए होज्जा। अगर तुम अपना समय इन बेकार के कामों में लगाओगे तो रात का खाना कैसे खाओगे? लेकिन एक करिश्मा हुआ। उसे अपने बगीचे के नीचे एक खुफिया कमरा मिला। पुराने समय के कई पीपे उसे उस कमरे में मिले।
स्वादिष्ट मछलियों और चीज से भरे हुए। होज्जा ने सारे दोस्तों को खाने पे बुलाया और सबने पेट भर के खाना खाया। मछली और चीज सारी खत्म कर दी। अगली सुबह होज्जा के पड़ोसी ने दरवाजा खटखटाया। होज्जा, कमक्ल कहीं के, तुमने मेरे घर के नीचे वाला कमरा खोद दिया। उसमें मेरा खाना था जो मैंने संभाल के रखा था। मेरा खाना वापस दो। अरे कोई बात नहीं, होज्जा ने कहा। तुमने ही तो कहा था कि बीते हुए कल को खोदने का क्या फायदा है। हम अपने भविष्य की चिंता करते हैं ना। मेहमान का स्वागत है। एक दिन नसरुद्दीन होज्जा के शहर में एक उत्सव मनाया गया। होज्जा भी उस शानदार उत्सव में आया, लेकिन जल्दी जल्दी में वो पुराने कपड़े बदलना भूल गया। तो वो खास लोगों से मिलने अपने पुराने कपड़ों में ही चला गया। लेकिन मेजबान ने कंगाल दिखने वाले मेहमान को ठीक नजरों से नहीं देखा, इसीलिए उसे वहां से निकाल दिया। होज्जा घर गया और उत्सव के लिए अपना महंगा काफ्तान, महंगी पगड़ी और महंगे जूते और पतलून पहनकर उत्सव में वापस गया। एक महान व्यक्ति की तरह होज्जा का स्वागत बड़ी खुशी से किया गया। वो बड़ी वाली कुर्सी पर बैठा और उसके सामने एक से बढ़कर एक बढ़िया खाना और मिठाइयाँ परोसी गई। शुरू कीजिए हमारे प्रिय मेहमान, सभी लोगों ने कहा। लेकिन वो सब चौंक गए जब होज्जा ने अपने सारे महंगे कपड़े उतार दिए। उसने सारा खाना अपनी पगड़ी, काफ्तान, जूतों में ठूस ठूस कर भरना शुरू कर दिया। अरे ये तुम क्या कर रहे हो होज्जा? वो चौंक कर बोले। फिर होज्जा ने कहा, जब मैं यहाँ पुराने कपड़ों में आया था तब तुमने मुझे भगा दिया था, लेकिन जब मैं महंगे कपड़ों में आया तब तुमने मेरा शानदार स्वागत किया। तो बात साफ है कि तुमने मुझे नहीं बल्कि मेरे कपड़ों को यहाँ बुलाया है। तो ये बढ़िया खाना भी मेरे कपड़ों के लिए ही था ना, जो उन्होंने पेट भर के खा लिया। होज्जा का पोता। एक दिन नसरुद्दीन होज्जा सबको पढ़ा रहा था और उसका नन्हा पोता भी वहां आ गया। बूढ़ा नसरुद्दीन होज्जा मंच पर चढ़ा और पढ़ाना शुरू कर दिया। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि तुम जानते हो कि जब भी मैं इस मंच पर तुम्हारे सामने आता हूँ तब हमेशा कुछ ना कुछ कहता ही हूँ। लेकिन क्या तुम ये जानते हो कि कितना बुरा लगता है जब यहाँ आने पर मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आता। उसका पोता हंसते हुए खड़ा हुआ। दद्दू, कम से कम आपके दिमाग में एक चीज तो आनी चाहिए कि आपको यहाँ से उतरना भी है। हा, मेरे नन्हे पोते, आज तो साबित हो गया कि तुम मेरे ही खून हो। पतीले का जीवन। ये उस दिन की बात है जब नसरुद्दीन होज्जा के घर पर बहुत सारे मेहमान आने वाले थे। अरे खाना बनाने के लिए बड़ा पतीला नहीं है, बीवी ने शिकायत की। जाओ पड़ोसी के घर से बड़ा पतीला लेकर आओ। वो लेकर आता है और उसकी बीवी खाना बनाने लगती है। सभी मेहमान खाना खा लेते हैं।
ओ, इसे वापस देने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। बीवी ने प्यार से कहा, देखो ना, इसका आकार कितना बड़ा है कि दूसरा बर्तन भी इसके अंदर रखा जा सकता है। बात तो सही है, नसरुद्दीन बोला। फिर उसने अपना छोटा पतीला उस बड़े पतीले में रखकर पड़ोसी को वापस कर दिया। यह छोटा पतीला इसके अंदर क्या कर रहा है? पड़ोसी ने पूछा। रात में पतीले ने बच्चे को जन्म दे दिया। पड़ोसी ये अच्छी खबर सुनकर बहुत खुश हुआ और दोनों पतीलों को अपने पास रख लिया। तीसरे दिन होजा फिर से बड़ा पतीला लेने आता है और पड़ोसी उसे खुशी खुशी दे देता है। लेकिन इस बार बहुत महीने बीतने के बाद भी पतीला वापस नहीं आया। मेरा पतीला कहाँ है होजा? बहुत बुरी खबर है मेरे प्यारे दोस्त। दुख की बात है कि बीती रात ही तुम्हारा पतीला इस दुनिया में नहीं रहा। दुनिया में नहीं रहा? मैंने ऐसा पहले कभी नहीं सुना। वैसे अगर एक पतीला जन्म दे सकता है तो वो दुनिया छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए भी तो जा सकता है। भूखमरी में बढ़िया खाना। नसरुद्दीन होजा अपने पड़ोस के गांव में गया जहां अकाल पड़ा हुआ था। वो कई दिनों से खुद भी भूखा था, तो जब उसने कुछ लोगों को खाने का मजा लेते हुए देखा तो वो हैरान हो गया। वो चाहत से ये सब होते देख रहा था। लोगों ने उसे साथ में खाने पे बुलाया, बिठाया, खाने को कहा और होजा ने तुरंत सब कुछ खाना शुरू कर दिया। ये तो बढ़िया जगह है। यहाँ पर तो आसपास हर जगह ही अकाल पड़ा हुआ है। तो तुम्हारा क्या राज है इतना बढ़िया खाना खाने का? राज? कोई राज नहीं है यहाँ, एक इंसान ने मना करते हुए जवाब दिया। हम यहाँ बढ़िया खाना खा रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ शादी है। होजा काफी सोचते हुए बोला, तो मेरे दोस्त, अब समय आ चुका है तलाक लेने का। तलाक? मुझे तलाक की क्या जरूरत है? दूल्हा हैरान होते हुए बोला, अरे अरे, अगर तुम आज तलाक लोगे तो तुम कल वापस शादी कर सकोगे और हम सब अपना बढ़िया पेट वापस भर सकते हैं बढ़िया खाना खाकर। भूखे का संदेश। ये पहली बार नहीं था कि नसरुद्दीन होजा को अचानक से जोरों से भूख लगी, लेकिन उसकी जेब उसके पेट की तरह खाली थी। जब वो भूख से बेहाल था तो उसने देखा कि पास ही में एक शादी हो रही है। मैं यहीं अपना पेट भर लेता हूँ, उसने सोचा और वहां मेहमानों के बीच घुस गया। लेकिन होजा के पास शादी का निमंत्रण पत्र तो था ही नहीं, इसलिए उसे मुंह लटकाकर खाली पेट वापस आना पड़ा। तभी एक आदमी को उसने भागते हुए देखा। वो एक चिट्ठी हवा में लहराते हुए आया और अंदर चला गया। नसरुद्दीन सोचता है कि कहीं से वो आदमी जल्दी से एक चिट्ठी लाया और चिल्लाते भागते हुए झटपट अंदर चला गया। एक चिट्ठी मैं दूल्हे के लिए लेकर आया हूँ, और उसे अंदर जाने दिया। जैसे ही वो ढेर सारा खाना देखता है तो खाना शुरू कर देता है। हाँ? मेरे लिए फिर से एक चिट्ठी आ गई। अब इसमें क्या लिखा होगा? दूल्हे ने कहा।
लेकिन इसमें तो कुछ नहीं लिखा है भैया। क्योंकि मैं इतनी जल्दी में था कि मुझे इसमें कुछ लिखने का समय ही नहीं मिला।